वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 2 नवंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल माचू रिवर और मोरबी ब्रिज के बारे में है। अभी ये जो दुखद घटना हुई है इसके बारे में तो आप सभी लोगों को जानकारी मिल ही गई होगी कि जो ब्रिज है वो कोलैप्स कर गया, जिसमें अभी तक 141 लोगों की जान जा चुकी है। नंबर्स बढ़ भी सकते हैं, कई सारे लोग अभी भी नोन नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। देखिए, जिल्टो पुल जहाँ पर ये ब्रिज लोकेटेड है, ये गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अभी देखिए, ये कुछ समय पहले क्लियर हो गया था कि जो ब्रिज है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि 6 महीनों तक इस ब्रिज को बंद रखा गया और रिनोवेट किया गया और इसे गुजराती न्यू ईयर डे के दिन रीओपन किया गया था और उसके बाद ये घटना घटित हो जाती है। जो ब्रिज है वो 1.25 मीटर वाइड था और 233 मीटर स्पैन में था, यानी कि लंबा था। फर्दर ये जो ब्रिज था इसे कब बनाया गया था, अगर आप इसकी हिस्ट्री को ट्रेस करेंगे यू विल गेट टू नो कि मोरबी जो पहले एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, उसके जो राजा थे उनके द्वारा इसे बनाया गया था और उस समय इसे ब्रिटिश इंजीनियरिंग का मार्वल समझा जाता था। वहाँ के जो रूलर थे सर वाघजी ठाकुर, उन्होंने 1922 तक रूल किया था और उन्हीं के समय में इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। ये ब्रिज वैसे 1880 में बना था, उस समय यही हुआ करते थे। उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक इनका रूल भी रहा। जब इसे बनाया गया था तो इसे दरबारगढ़ पैलेस और नजरबाग पैलेस को कनेक्ट करने के लिए बनवाया गया था। जो मोरबी है वो गुजरात का एक इंडस्ट्रियल टाउन है जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्रीज मिलेंगी जो सेरेमिक टाइल्स बनाते हैं और बाथरूम प्रोडक्ट्स वगैरह भी बनाया करते हैं। वॉल क्लॉक्स भी यहाँ पर बनाई जाती हैं। माचू रिवर की अगर हम बात करते हैं तो ये मालदा हिल, जिसे जसदान भी कहते हैं, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और लिटिल रन ऑफ कच्छ में जाके गिर जाती है। ये नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है जो गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में फ्लो करती है। जो टोटल लेंथ है इस रिवर की दैट इज़ 140 किलोमीटर। 2 डैम्स इस रिवर पे बनाए गए हैं, 2000 माचू 1 एंड माचू 2। तो ये तो देखिए, मैंने ये पूरा जो इंसिडेंट है आपको इसके बारे में बता दिया। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ना, वो C-295 एयरक्राफ्ट के बारे में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में C-295 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टार्ट किया है, या उसका जो फाउंडेशन स्टोन है उसे ले किया है। ये गुजरात के वडोदरा में स्टैब्लिश किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो टाटा एयरबस कंसोर्टियम के माध्यम से डेवलप किया जाएगा। मतलब 2 कंपनीज हैं जो ज्वाइंटली इसे मैन्युफैक्चर करने वाली हैं। क्या है ये C-295? ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया जाएगा। C-295 ये न्यू जनरेशन टैक्टिकल एयर लिफ्टर है जो काफ़ी हल्का है और मीडियम सेगमेंट का है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग वैसे देखिए स्पेन में जो एयरबस डिफेंस कंपनी है उसके द्वारा किया जाएगा, डिफेंस एंड स्पेस के द्वारा स्पेन में। बाकी जो टाटा कंपनी है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेंगे। पर्पज़ यही है कि ट्रूप्स को या कोई लॉजिस्टिक्स है उसे एक जगह से दूसरी जगह पर अगर ले जाना है तो आसानी से इसके माध्यम से पहुंचाया जा सके। फर्दर ये जो शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग फैसिलिटी है उसको अवेल करने में कैपेबल है, एंड दैट इज द रीजन कि जो अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप्स हैं वहां पर भी ये आसानी से लैंड कर सकता है। आपको भुज मूवी याद है, जहां पर अगर आपने देखा हो तो, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, जहां पे एयर स्ट्रिप्स को पूरी तरीके से बॉम्ब कर दिया गया था, तो आनंद फानम में रात भर में विलेजर्स की मदद लेके एयर स्ट्रिप को बनाया गया ताकि जो फाइटर जेट्स हैं वो लैंड कर सकें, या फिर जो सोल्जर्स को एयरलिफ्ट किया जा रहा है उनको लैंड करवाया जा सके। तो अगर ऐसी अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप है तो C-295 को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत कम स्पेस में टेक ऑफ कर सकता है और लैंड कर सकता है। एडिशनली इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कैजुअलिटी या मेडिकल इवैक्यूएशन में, स्पेशल मिशंस में इसका इस्तेमाल हो सकता है, डिजास्टर रिस्पॉन्स में, और मैरीटाइम पेट्रोल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इंडिया ने अभी हाल ही में एक डील कंक्लूड की है एयरबस के साथ। वैसे ये फ्रेंच कंपनी है, हालांकि मैन्युफैक्चर करने वाले हैं स्पेन में, जहां पर हम उनसे मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MT C-295 लेने वाले हैं। जो पहले 16 एयरक्राफ्ट होंगे जो उड़ने की कंडीशन में होंगे वो स्पेन से 4 साल के भीतर आ जाएंगे इस डील के तहत। इसके बाकी के जो 40 एयरक्राफ्ट होंगे उन्हें इंडिया में TASL के द्वारा, यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप है इन 2 कंपनीज के बीच में। ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये 5 से 10 टन की कैपेसिटी का है और मैक्सिमम स्पीड 480 किलोमीटर पर आवर तक की अटेन कर सकता है। फर्दर इसमें रियर रैंप डोर भी होता है, जिससे कोई भी काम बहुत ही आसानी से हो सकता है, सोल्जर्स आसानी से उतर सकते हैं, कोई सामान आसानी से रखा जा सकता है। तो कार्गो या ट्रूप्स को
ड्रॉप करने में, पैराड्रॉपिंग करने में भी इसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। कंपनी का क्लेम ये है कि इसके पास लॉन्गेस्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड कैबिन्स हैं, जिसमें 71 सीट्स लगाई जा सकती है, मतलब इंटरनल स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में एक मेज गार्डन और एक मियावाकी फॉरेस्ट को एकता नगर गुजरात में नेशन को डेडिकेट किया। बात करते हैं पहले मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में। इसे ये नाम मिला है एक डेवलपमेंटल टेक्निक के माध्यम से। जापानीज बॉटनिस्ट थी डॉक्टर अकीरा मियावाकी। उन्होंने बहुत जल्दी घने जंगलों को बनाने का एक तरीका इजाद किया। उस तरीके को उनके नाम पर ही मियावाकी टेक्निक नाम दे दिया गया। इसमें पौधों को बहुत ध्यान से लगाया जाता है। सबसे पहले तो जो जमीन है उसके सॉइल कंटेंट को इवैल्यूएट किया जाता है। आसपास मिलती जुलती जो स्पीसीज होती हैं उन्हें काफ़ी कम स्पेस में प्लांट किया जाता है। प्लांट करते वक्त ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से जो पौधे होते हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और इस मेथड में महज 2 से 3 साल में आप बहुत ही डेंस फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, जिसे नेचुरली डेवलप होने में हो सकता है कि 20 से 30 सालों का समय लग जाए। इसमें प्लांट 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं और 30 टाइम्स डेंसर हो सकते हैं। मियावाकी फॉरेस्ट का इस्तेमाल अक्सर नेटिव फ्लोरल गार्डन, टिम्बर गार्डन, फ्रूट गार्डन या मेडिसिनल गार्डन डेवलप करने के लिए भी किया जाता है। अब बात करते हैं मेज गार्डन के बारे में। मेज का क्या मतलब होता है? आपने भूल भुलैया वाले रास्ते देखे होंगे। कई बार इन्हें सीमेंट से बनाया जाता है, जिसमें आप घुस जाते हैं, जगह जगह पे डोर्स होते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर किस रास्ते से हम जाएंगे तो हम बाहर निकल पाएंगे। तो एक तरीके की भूल भुलैया कहा जाता है मेज इन जनरल। अगर इसे आप प्लांट से तैयार कर दें, मतलब इस प्रकार की भूल भुलैया आप प्लांट से बनाएं, तो उसे आप मेज गार्डन कह सकते हैं। मेज गार्डन एक टाइप ऑफ गार्डन होता है जहां पर लैंडस्केप इस तरीके से डेवलप किया जाता है जैसे बिल्कुल मेज एग्जिस्ट करते हैं। मेज गार्डन अभी गुजरात में बनाया गया है। अगर आप इसे इमेज में देखेंगे तो आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये मेज गार्डन कुछ ऐसा बनाया गया है, आप यहाँ से एंटर करोगे तो समझ में नहीं आएगा इधर जाएं कि आगे बढ़ के किसी और लोकेशन पर जाएं, इस तरीके से। और मियावाकी फॉरेस्ट का देखिए, ये तो फॉरेस्ट है तो इसका एरिया तो डिफरेंट होगा, बट यहाँ पे आपको एक प्रॉपर डिजाइन देखने को मिलेगी इस गार्डन में। इस गार्डन का जो टोटल पाथवे है दैट इज अराउंड 2.1 किलोमीटर। इसे जो श्री यंत्र होता है उसके शेप में बनाया गया है। तो श्री यंत्र का जो शेप है उसके बारे में मान्यता यह है कि इससे पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। तो इस जो मेज गार्डन है उसे इसी शेप में डेवलप किया गया है। इस मेज गार्डन को डेवलप करने के लिए 1.8 लाख सैपलिंग्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इस लैंडस्केप की जो एस्थेटिक ब्यूटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये तो आपने समझ लिया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल म्योसिटिस के बारे में है। एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं सामंथा रूथ प्रभु, जिन्हें अभी हाल फिलहाल में हो सकता है आपने पुष्पा मूवी में भी देखा होगा, काफ़ी पॉपुलर हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में ये इंफॉर्मेशन रिवील की है कि वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन से ग्रसित हैं जो डायग्नोज किया गया है, दैट इज म्योसिटिस। इस रेफरेंस में म्योसिटिस न्यूज में आया है। ये क्या है समझते हैं। म्योसिटिस एक रेयर कंडीशन है जहां पे मसल्स वीक हो जाती हैं, पेन होता है और इंसान थका हुआ महसूस करता है। यहां पर जो पहला इसका कीवर्ड है दैट इज म्यू। म्यू का मतलब मसल होता है और इटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि मसल में इन्फ्लेमेशन होना। इससे कई बार मसल स्वेल कर जाती हैं और बहुत ज़्यादा पेन भी होता रहता है। कॉजेस की बात करें तो ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। इसका मतलब कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी हेल्दी सेल्स को ही अटैक करने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि ये जो सेल्स हैं वो इंटरनल बॉडी की हैं या बाहर का कोई टिश्यू है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो म्योसिटिस होता है इसके रीजंस अननोन होते हैं, इसीलिए कई बार इसे इडियोपैथिक भी कहा जाता है। इडियोपैथिक किसी ऐसी बीमारी को कहा जाता है जिसके कॉजेज आपको क्लियर ना हो। ये बहुत ही रेयर डिसीज है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों को अक्सर होती रहती है। 1 लाख की पॉपुलेशन में इसके केसेस 4 से 22 के बीच में आते हैं। ये बच्चों को और एडल्ट्स को अफेक्ट करता है। एक देखिए टाइप है म्योसिटिस का जो फंडामेंटली वुमेन को टारगेट करता है मेन की तुलना में। यहाँ पर देखिए कई सारे टाइप्स बताए गए हैं, जैसे कि डर्मेटोम्योसिटिस, इंक्लूजन बॉडी म्योसिटिस, जुवेनाइल म्योसिटिस, पॉली म्योसिटिस एंड टॉक्सिक म्योसिटिस। इसमें देखिए जो डर्मेटोम्योसिटिस है ये स्किन रैशेस के साथ आता है और जो पॉली म्योसिटिस है ये वुमेन को ज़्यादा अफेक्ट करता है। और अभी जो समंथा रूथ प्रभु जी ने बताया है कि उन्हें जो प्रॉब्लम हुई है वो पॉली म्योसिटिस की है। ये यंगर एज की वुमेन को ज़्यादा प्रभावित करता है। यहाँ पर देखिए जनरल सिम्टम्स यही हैं कि मसल में पेन होगा, सोरनेस होगी, थकान महसूस होगी, कई बार तो जो खुद का सलाइवा होता है उसे भी स्वेलो करने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है।
इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, एंड दैट इज द रीजन कि इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपका इम्यून सिस्टम बेटर तरीके से रिएक्ट करने लगे। और फिजिकल थेरेपीज भी दी जाती है जैसे एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, योगा, जिससे मसल्स मूव करती रहें, स्ट्रांग बनी रहें, फ्लेक्सिबल बनी रहें। इस प्रकार की थेरेपीज ही काम आती हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल IMT त्रिलत के बारे में है। पहला एडिशन है ये इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया की ट्राइलैटरल एक्सरसाइज का, जिसे तंजानिया में अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, ये 3 देश और इनकी नेवीज इसमें शामिल हो रहे हैं। लोकेशन देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है मोजाम्बिक और आपको यहाँ पर दिख रहा है तंजानिया। तो तंजानिया और मोजाम्बिक के साथ इंडिया भी इसमें कनेक्ट हो रहा है। जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं या नेवल एक्सरसाइज होती है, इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव कैपेसिटी डेवलपमेंट होता है। कॉमन थ्रेट को डील करने के लिए आप एक साथ बढ़िया से काम कर सकें, इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़े, मतलब आप दोनों कंट्रीज या तीनों कंट्रीज एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ना हो, और मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ जाए। इंडियन नेवी की ओर से INS सर्कस, चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस ने इसमें शिरकत की। फर्दर इंडियन नेवी की कमिटमेंट भी है कि नेवल एरियाज जो भी हैं इंडिया के आसपास के, वहाँ पे सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। हम कमिटेड हैं सागर के लिए, इट मींस सेफ्टी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रसखान और ताज बीबी जी के बारे में है। टूरिज्म डिपार्टमेंट जो उत्तर प्रदेश का है, उन्होंने रसखान और ताज बीबी जी के जो टॉम्स हैं उनको रीडेवलप किया है। ये दोनों ही लोग भगवान श्री कृष्ण को डिवोटेड रहे हैं और इसे एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर एक ओपन एयर थिएटर भी रहेगा। सबसे पहले हम रसखान जी के बारे में बात करते हैं। रसखान, जिन्हें आप सैयद इब्राहिम खान भी कह सकते हैं, ये 16वीं सेंचुरी के एक सूफी मुस्लिम पोएट हुआ करते थे, जिनका जन्म या तो अमरोहा में हुआ था या हरदोई में। इनके जन्मस्थान के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। रसखान ये पेन नेम था सैयद इब्राहिम खान जी का हिंदी में, जिस नाम से अपनी राइटिंग्स लिखा करते थे। ये भगवान श्री कृष्ण के फॉलोअर थे और इन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन वृंदावन में ही व्यतीत किया। इनकी जो पोएट्रीज हैं उन्हें दोहा, पदावली और सवैया नाम से पुकारा जाता है। बात करते हैं ताज बीबी जी के बारे में। इन्हें कई बार मुगल मीराबाई भी कहा जाता है। ये एक मुस्लिम नोबलमैन जिनका नाम पदना खान था, उनकी डॉटर थी। इनका विवाह अकबर से हुआ था और इन्हें मुगल्स की ओर से गोकुल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया गया था। उस दौरान जब मुस्लिम रूलिंग क्लास हुआ करता था तो उन्होंने मुगल टाइम में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पोएट्रीज को लिखना शुरू किया था। ये जो हेडिंग है दैट इज रॉन्ग। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले अमेंडमेंट के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट अभी एक PIL को एग्जामिन करने पर सहमत हो चुका है। PIL का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जहां पे कोई एक व्यक्ति आम लोगों के इंटरेस्ट में कोई अपील करता है कोर्ट के सामने। यहां पर आर्टिकल जो यहाँ पर फंडामेंटली जो पहला अमेंडमेंट था जिसमें कई सारे आर्टिकल्स में संशोधन किया गया था, ये अमेंडमेंट 1951 में आया था। इनका ये कहना है कि इसके माध्यम से राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल किया गया और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट करता है, इसीलिए कोर्ट को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। इसी रेफरेंस में ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट न्यूज़ में आ गया। इसे 1951 में तब पास किया गया जब हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू जी। इस दौरान संविधान के कई सारे आर्टिकल्स में संशोधन किया गया, जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 46, 341, 342, 372 एंड 376। कई सारे स्पेशल प्रोविजंस भी किए गए ताकि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस किए जा सकें। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए भी स्पेशल प्रावधान किए जा सकें। जो अमेंडमेंट है इसमें स्टेट को सिटीजन्स के राइट कर्टेल करने वाले लॉज को बनाने से भी रोका गया जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करते हों या कोई भी ट्रेड, ऑक्यूपेशन या बिजनेस को प्रैक्टिस करने की जो उनकी कैपेसिटी है उसे हिंडर करते हों। फीचर्स की बात करें तो इसमें स्टेट्स को प्रिवेंट किया गया कि वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते जिसके माध्यम से किसी भी सिटीजन के स्टेट को एक्वायर किया जाए। स्टेट का मतलब ओवरऑल प्रॉपर्टी होती है। जो अमेंडमेंट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल भी जोड़ा गया। 9th शेड्यूल एक प्रकार का सेफ बॉक्स था जिसमें अगर किसी कानून को डाल दिया जाए तो उस पर जुडिशियल रिव्यू खत्म हो जाता था। हालांकि बाद में इस प्रावधान को रिपील कर दिया गया और अब 9th शेड्यूल में रखे गए जो आर्टिकल्स हैं या जो संशोधन हैं उन्हें भी रिव्यू किया जा सकता है। इसमें 3 एक्सेप्शंस ऐड किए गए थे लोगों के फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। इसे ही अभी चैलेंज किया जा रहा है। इस अमेंडमेंट के माध्यम से ये कहा गया था कि एक व्यक्ति के पास फ्री स्पीच है लेकिन वो लिमिटेड हो जाएगी अगर उसकी फ्री स्पीच पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचाए या कोई ऑफेंस इंसाइट करे या फिर
किसी फॉरेन स्टेट के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन को नुकसान पहुंचाए। ऐसी स्थिति में आपकी फ्री स्पीच एप्लीकेबल नहीं रहेगी। कुछ और भी चेंजेस आए थे इस अमेंडमेंट के माध्यम से, जैसे प्रेसिडेंट या गवर्नर को एम्पावर कर दिया गया कि वो 6 महीने के भीतर जो हाउस है उसको सेशन के लिए समन या फिर रोक कर सकते हैं। जजेस को डिसअलाउ कर दिया गया, अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है तो वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते किसी हाई कोर्ट के या किसी अन्य कोर्ट के भी। यहाँ पर डिसअलाउ कर दिया गया प्रेसिडेंट को कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 3 साल के भीतर वो किसी भी कानून में संशोधन नहीं करेंगे, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस के माध्यम से किया जा सकता है। देखिए 2019 में बहुत ही साधारण सा प्रश्न पूछा गया था कि जब 9th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे। सही जवाब आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू जी उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। आइए रिवीजन करते हैं। मोरबी ब्रिज मेघालय में है, शुद्ध रूप से गलत है, ये तो गुजरात में है। C295 एयरक्राफ्ट इसी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन में मैन्युफैक्चर करेगा, ये तो सही है। पहला अमेंडमेंट 1960 में पास किया गया, ये तो एकदम गलत है ना, अभी तो हमने डिस्कस किया, इट वाज इन 1951। रस खान, इनकी पोएट्रीज को दोहा पदावली और सवैया के रूप में देखा जाता है, दैट्स ट्रू। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। इस सेशन की PDF कहाँ मिलेगी आपको पता है, दैट इज ऑन OnlyIS टेलीग्राम चैनल। उसे आप इस QR कोड के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसे स्कैन करिए, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पर मिलेगी आपको इस सेशन की PDF। उसे डाउनलोड करिए और रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो इन्फॉर्मेशंस बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में नहीं रहेंगी और उड़ जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।